हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अप्रिशिएट किया होगा। इस बार एक न्यू सीरीज क्रूक बॉन्ड और कलयुग का धर्मराज। आइए इसकी स्टोरी बताते हैं क्या रही है। एक दिन क्रूक बॉन्ड और मोटू एक केस की छानबीन के सिलसिले में अपने शहर से बाहर चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। लगातार सफ़र करते हुए 3 घंटे से बेवजह हो चुके हैं बॉन्ड भैया। पीछे बैठे बैठे तो मेरी कमर का कमरा बन चुका है। अब तो शरीर के साथ साथ सिर भी बुरी तरीके से दुखने लगा है। ऊपर से ज़बरदस्त भूख, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। आखिर कितनी दूर है तुम्हारा चित्तौड़गढ़? बस 3 घंटे का रास्ता और है। क्या? अबे संभल कर बैठ, वरना तुझे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। बस बॉन्ड भैया, गाड़ी यहीं रोक दो अभी इस वक्त। लेकिन भाई क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ 1 फुट भी आगे नहीं जाना चाहता। तुम मुझे यहीं उतार दो इस सुनसान में। हाँ, मैं यहीं उतरूँगा। क्रूक बॉन्ड ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। चलो नीचे उतर जाओ। मोटू फुर्ती से नीचे उतर आया। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना यहाँ आसपास कोई भी ठहरने की चीज़ है नहीं, खाने पीने का कोई होटल। तुम और किसी तरह मरो या ना मरो, लेकिन भूखे जरूर मर जाओगे हैं। अरे अरे ठहरो, मुझे भी ले चलो। मुझे भूखा नहीं मरना, हरगिज नहीं मरना। ओके, टाटा। ही। आ गए अकल मोटू को। बॉन्ड ने गाड़ी तो नहीं रुकी, लेकिन स्पीड उसने जानबूझकर के धीमी कर की हुई थी। लिहाजा मोटू बंदर की तरह उछाल मारकर पिछली सीट पर पहुंच गया। क्यों, क्या हुआ मोटू भाई? मेरे साथ क्यों चल दिए? हफ हफ। वो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आसपास कोई होटल नहीं है? देखो बॉन्ड भैया, मुझे हर तरह से मरना मंजूर है, लेकिन भूखा मरना नहीं। अल्लाह ताला ने जब मुझे इतना खूबसूरत पेट दिया है तो उसे हर हाल में भरकर ही मरूंगा। हा। चलो प्यारे मोटू, जब तुम्हें इतने ज़ोरों से भूख लगी है तो पहले मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में खाना ही खिलाता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन यह अच्छा सा होटल है कितनी दूर बॉन्ड भैया? बस 1 किलोमीटर पर। मोटू ने आकाश की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। वाह मेरे बॉन्ड भैया, कितने अच्छे हैं। हे ऊपर वाले, तू इन्हें सदा खुश रखना। तभी आकाश में एक विशेष स्थान पर चील गिद्धों को मंडराते देख वो चौंका। हैं? चील गिद्ध? और इतनी अधिक तादाद में? क्यों, क्या हुआ? बॉन्ड भैया इस तरफ देखो, वहाँ कितनी चीलें और गिद्धे हैं। लगता है वहाँ उसके खाने की कोई सामग्री है, शायद गोश्त। परंतु वह गोश्त किसका हो सकता है? अबे होगा किसी चील कौवे का, तुझे क्या? बॉन्ड भैया, कुत्ते बिल्ली और चील कौवे व गिद्ध कम से कम अपनी बिरादरी का गोश्त नहीं खाते। ध्यान से देखो, उधर नीचे कुत्ते भी किसी का मांस नोच रहे हैं। यार, तब तो कोई जानवर होगा। तभी मोटू उस झुंड में से एक कुत्ते को अपनी तरफ दौड़ कर आते देख बुरी तरह चीख उठा। बॉन्ड भैया, मोटरसाइकिल रोको। ओफ, अब क्या हुआ? बॉन्ड ने मोटरसाइकिल रोक दी। बॉन्ड भैया, वो देखो, उस कुत्ते के मुंह में क्या दबा है? बॉन्ड ने गौर से कुत्ते के मुंह में देखा वस्तु को, और हैं हाथ। उस कुत्ते के मुंह में वास्तव में किसी मनुष्य का हाथ दबा हुआ था। लगता है वहाँ कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मुर्दा वहाँ इस तरह खुले में क्यों पड़ा हुआ है, यह भी एक सवाल है। बॉन्ड मन ही मन मोटू की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कितनी दूर की बात सोची थी मोटू ने। बॉन्ड ने तुरंत मोटरसाइकिल का रुख उसी तरफ कर लिया जिधर गिद्ध व चील मंडरा रही थी और कुत्तों का झुंड एकत्रित था। मोटू, तुम इतने समझदार कब से हो गए? तब से भैया, जब से तुम मनमौजी को मुझसे ज़्यादा समझदार समझने लगे हो। शीघ्र ही वे उस स्थान पर पहुंच गए। और यहाँ तो वास्तव में एक नूची खुची लाश पड़ी है, लेकिन यह लाश किसकी हो सकती है? लाश किसकी है और यहाँ क्यों पड़ी है, इस विषय में बाद में सोचेंगे। पहले तुम उतर कर इन कुत्तों और व चील गिद्धों को भगाओ।
मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर कुत्तों और गिद्धों को भगाने लगा, जबकि बांड लाश के नज़दीक पहुंचकर गौर से लाश को देख रहा था। तभी वह चौंका। अरे, यदि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो यह लाश हमारे शहर के कुख्यात बदमाश कालू की है, जो काफ़ी समय से जेल से फरार था। यह तुम क्या बुदबुदा रहे हो बांड भैया? मोटू जरा गौर से देखो, यह हमारे शहर के कालू बदमाश तो नहीं है? हाँ बांड भैया, वही है, लेकिन वकील को मारो गोली और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो। अच्छा होगा कि तुम अंकल पटाखा सिंह को फ़ोन कर दो, बाकी यहाँ से कि पुलिस से संपर्क वही कर लेंगे। परंतु बांड भैया, यहाँ इस वीराने में टेलीफोन कहाँ होगा? गाड़ी ले जाओ और आसपास कहीं से भी फ़ोन कर दो। ठीक है। मोटू मोटरसाइकिल स्टार्ट कर फ़ोन करने चल पड़ा और बांड ने जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर रख लिया। लाश से जितनी तेज़ दुर्गंध निकल रही, उससे तो यही लगता है कि कम से कम 2-3 दिन से यह लाश यहीं सड़ रही है। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि कालू दादा ने मरने लिए यह जगह क्यों चुनी, जहाँ चील कौवे और कुत्ते उसके मांस को नोचें। लेकिन नहीं, कालू दादा जैसा आदमी आत्महत्या करने के लिए ऐसा वीरान स्थान कदापि नहीं चुन सकता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने इसकी हत्या करके इसकी लाश यहाँ फेंकी है, ताकि इसके मांस को चील कौवे अच्छी तरह खा सके। परंतु सवाल यह पैदा होता है कि इसकी हत्या किसने और क्यों की? कहीं यह बदमाशों की आपसी रंजिश का परिणाम तो नहीं? शीघ्र ही मोटू वापस लौट आया। इस जैसे बदमाश को मारकर किसी का क्या उद्देश्य सफल हो सकता है? बांड भैया, मैंने फ़ोन कर दिया, अंकल पटाखा सिंह खुद आ रहे हैं। यह ठीक रहा। मोटू के आने के 15 मिनट बाद ही वहाँ लोकल पुलिस फोर्स पहुँच गई। पी 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 पी। मैं चित्तनगर का इंस्पेक्टर शर्मा हूँ। यह इलाका मेरे ही अंडर में आता है। मुझे कुछ देर पहले इंस्पेक्टर पटाखा सिंह से इस लाश के बारे में फ़ोन मिला था। आप में से मिस्टर क्रुकबॉन्ड कौन है? जी, मुझे ही क्रुकबॉन्ड कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने आपके बारे में मुझे बता दिया है। वैसे भी अखबारों में मैंने आपके काफ़ी कारनामे पढ़े हैं। जी धन्यवाद। आपने लाश को छुआ तो नहीं? ज़रूर छू लेता, इसमें से दुर्गंध न निकल रही होती या यह मेरा क्लाइंट होता। फ़िलहाल अब आप ही इसकी तलाशी लीजिए। हो सकता है कि जेब से ऐसा सूत्र हाथ लग जाए जिससे यह मालूम हो सके कि इसने आत्महत्या की है या किसी ने इसकी हत्या की है। इस जैसे बदमाश आत्महत्या नहीं करते मिस्टर क्रुकबॉन्ड, बल्कि आपसी दुश्मनी से ही इनकी हत्या होती है। लगता है आप कालू बदमाश से अच्छी तरह परिचित हैं। हाँ, यह हिस्ट्री शीटर रहा है। पहले ही आपके शहर के एक पुलिस स्टेशन में कार्यरत था और यह उस इलाके का माना हुआ बदमाश था, इसलिए मैं इसके एक एक कारनामे से वाकिफ़ हूँ। फिर इंस्पेक्टर शर्मा के आदेश पर एक सिपाही लाश के कपड़ों की तलाशी लेने लगा। शीघ्र ही साहब, इसकी जेब से यह टाइप किया हुआ कागज़ ही निकला है। ओह लाओ। इंस्पेक्टर शर्मा ने कागज़ लेकर पढ़ा। इस मुर्दे का नाम कालू है, पता है C420 जौहरपुरा रामगढ़, और काम है बदमाशी करना। गरीब और बेसहाय लोगों को चाकू और रिवॉल्वर से धमकाना और लूटपाट करना। अतः मैं इसे तमाम गुनाहों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस रिकॉर्ड के अतिरिक्त सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता। कलयुग का धर्म, आज यह कौन सी बला पैदा होगी? बला जो भी हो अंकल, लेकिन अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि कालू दादा का मर्डर हुआ है। वो तो मैं पहले ही से कह रहा हूँ, परंतु सवाल यह पैदा होता है कि इस कलयुग का धर्मराज कौन है? यह सोचना तो आपका काम है अंकल, अब हमें इजाज़त दीजिए। अरे क्या तुम इंस्पेक्टर पटाखा से नहीं मिलोगे? बस वे आने वाले ही होंगे। उनसे कह दीजिएगा कि हम उनसे पुलिस स्टेशन में ही मिल लेंगे। फिर बांड मोटू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ से चल दिया। अजीब आदमी है।
बांड भैया, यह तुम अचानक वहाँ से क्यों खिसक लिए? अबे बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा था, खिसकता नहीं तो और क्या करता। वैसे प्यारे मोटू, तुम्हारा उस कलयुग के धर्मराज के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो वह कोई नया सिरफिरा मालूम पड़ता है, जिसे कानून से टकराने का नया नया शौक पैदा हुआ लगता है। बात तो तुम्हारी किसी हद तक मुझे ठीक लगती है, परंतु जिस ढंग से उस हत्यारे ने पत्र लिखा है उससे लगता है कि वह कोई पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है, परंतु साथ साथ किसी मुसीबत का मारा भी है, वरना कानून को हाथ में लेकर वह कानून से टकराने का साहस कदापि नहीं करता। ओह बांड भैया, तुम्हें तो मामूली से मामूली कत्ल में भी कोई गूढ़ बात छिपी नजर आती है। प्यारा मोटू, ऐसा इसलिए होता है कि मैं आँख नाक कान के साथ साथ नाक भी हमेशा खुली रखता हूँ, इसलिए मुझे खतरे की बू अभी से आने लगी है। मोटू मुँह बिचका कर रह गया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर बांड ने अपना काम निपटाया और फिर वापस अपने शहर लौट पड़ा। अगले दिन सुबह जब वे अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे, अरे वह सामने भीड़ कैसी, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ लगता है। सड़क जाम थी, इसलिए बांड को मजबूरन मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। तुम यही रुको, मैं माजरा देख कर आता हूँ। यदि भीड़ के जल्दी से मार्ग से हटने की संभावना नहीं हुई तो वापस लौटकर किसी और रास्ते से ऑफिस चलेंगे। ठीक है। फिर बांड भीड़ की ओर बढ़ने को हुआ, तभी पुलिस गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां आ पहुंची। चलो, भीड़ जल्दी से ही सड़क छोड़ देगी। वहां पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने भीड़ को हटाना आरंभ कर दिया और जैसे ही भीड़ सड़क से हटी है लाश, लेकिन यहाँ के हालात देखकर तो ऐसे लगते हैं किसी वाहन की चपेट में नहीं आया है। फिर अगले पल इंस्पेक्टर जगदीश छानबीन कर रहे हैं, चलकर उन्हीं से बातचीत करता हूँ। हेलो अंकल। अरे तुम, कहो भाई, तुम यहाँ पे कैसे? कहीं तुम इस हत्या की खबर पाकर तो नहीं आए हैं? हत्या? क्यों, तुम चौंके क्यों? हत्या के बाद सुनकर भला कौन नहीं चुकेगा अंकल। कौन है यह शख्स, कुछ पता चला? हाँ, ये सेठ मुरलीधर का शव है। क्या सेठ मुरलीधर? क्यों, तुम पहचानते हो इन्हें? हाँ, इन्हें भला कौन नहीं जानेगा अंकल, यह तो शहर के मशहूर हस्ती हैं, करोड़पति सेठ मुरलीधर। इस शहर में सैकड़ों छोटे बड़े मकान होंगे इनके, परंतु इनका कत्ल भरा इन जैसे नेक, शरीफ और दानी महात्मा पुरुष की कौन हत्या कर सकता है, यह मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, सिपाही तलाशी ले रहा है, हो सकता है इसके वस्त्रों से ऐसी कोई चीज़ प्राप्त हो जाए जिससे हत्या के बारे में कोई सुराग लग जाए। परंतु तुमने यह नहीं बताया कि तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए। ऑफिस जा रहा था, भीड़ देखकर मजबूरन रुकना पड़ा। ओह, तभी सर, इस लाश की जेब से सिर्फ यह टाइप किया हुआ पत्र मिला है। ओह। इंस्पेक्टर जगदीश ने वह पत्र लेकर पढ़ा। लाश का नाम सेठ मुरलीधर, पता Z239 साउथ एवेन्यू। काम पैसों के दम पर मासूम अबलाओं की इज्जत लूटना, गुंडों के दम पर गरीबों का खून चूसना और रात को दूसरे के घर डाका डालना। मैं इस सफदपोश शैतान के तमाम गुनाहों के मद्देनज़र रखते हुए, जो शायद पुलिस रिकॉर्ड में न हो, इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। क्या कलयुग का धर्मराज? हाँ, परंतु तुम चौंके क्यों? तब बांड ने उसे कालू दादा की हत्या के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर इसका मतलब तो यह हुआ कि यह दोनों खून एक ही व्यक्ति ने किए हैं और पूरी प्लानिंग और सोच समझ कर किए हैं। बिल्कुल, और मुझे यह आदमी अब यमदूत से भी ज़्यादा डेंजरस लगने लगा है। आखिर कौन हो सकता है वह कलयुग का धर्मराज? यह सोचना और उसे ढूंढ कर कानून के शिकंजे में कसना आपका काम है अंकल, मैं तो चला। बांड बिना इंस्पेक्टर जगदीश से आज्ञा लिए लंबे लंबे डग भरता हुआ मोटू के पास पहुंच गया। बांड भैया, मैंने लोगों से पता किया है कि वह लाश सेठ मुरलीधर की है और किसी ने उसका कत्ल किया है। तुम्हें ठीक ही पता लगा है। बांड ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मोटू के पीछे बैठने पर उसने दो मोटरसाइकिल बैक करके एक दूसरी सड़क पर डाल दी। बांड भैया, कुछ पता चला कि सेठ मुरलीधर जैसे नेक और शरीफ इंसान का खून किस शैतान ने किया? हाँ, उस खूनी का नाम है कलयुग का धर्मराज। क्या? हाय, मर गया। ओह, यह तो गया काम से।
बांडे ने तुरंत मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाए, उतरकर मोटू के पास पहुंचा। अबे कुछ सही सलामत भी है या सारी की सारी टूट गई? बांड भैया, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। चल फिर तो मैं गनीमत है, मैं तो समझा था कि तेरी गर्दन ही टूट गई है। बांडे ने किसी तरह धड़ पकड़कर मोटू को मोटरसाइकिल पर बिठाया और वहां से चल पड़ा। अब कहाँ चल रहे हो बांड भैया? घर चलो, अच्छा होगा, मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। घर ही चल रहा हूँ बेटा, अब जब मुहूर्त ही ख़राब हो गया तो तुझ बोरे को ऑफिस ले जाकर क्या करूँगा? 2 दिन में 2 हत्याएं कर चुका है कलयुग का धर्मराज। आखिर कौन है वह, क्या चाहता है और यह हत्याएं क्यों कर रहा है? यह धर्मराज का बच्चा लगता है। इस शहर में कोई नया ही बवाल पैदा करके रहेगा, वरना इसका नाम दूसरी बार सुनते ही मेरी कमर का कमरा न बन जाता। दूसरे दिन श्यामनगर की पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन मिला। इंस्पेक्टर साहब, बेला रोड के मैदान में किसी की लाश पड़ी है। आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम और पता? कुछ देर में पुलिस बेला रोड के मैदान में जा पहुंची। वह वास्तव में एक लाश पड़ी हुई थी। लाश की तलाशी लेने पर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, नाम डॉक्टर मिश्रा, पता 23 गौतम चौक, काम गैर कानूनी ढंग से कुंवारी लड़कियों का गर्भ गिराना, बाद में उन लड़कियों के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उन्हें अपनी और अपने मित्रों की हवस का शिकार बनाना। मैं इसके संगीन गुनाहों को देखते हुए इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। ओ माय गॉड, कलयुग के धर्मराज द्वारा एक और खून। उसी रात पुलिस को कचहरी रोड पर एक और लाश मिली। भीड़ को परे हटाओ और इसकी तलाशी लो। जी साहब। तलाशी लेने पर उस लाश के पास से भी धर्मराज का एक पत्र बरामद हुआ। नाम श्रीधर, पटा 4/12, बैरकपुरा, ढींगा नगर, काम नकली दवाएं बेचना और दवाओं के नाम पर स्कूल कॉलेज के छात्रों को नशीले इंजेक्शन व ड्रग्स बेचना। मैं इसके संगीन जुर्मों को देखते हुए इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। उफ, कलयुग के धर्मराज द्वारा एक और खून। आखिर कौन है यह सिरफिरा कातिल और यह कत्ल क्यों कर रहा है? दूसरे दिन दोपहर को एक टैक्सी में पुलिस को एक लाश मिली। उस लाश के पास से भी धर्मराज का एक पत्र बरामद हुआ। नाम सुदर्शन राज, पता जनकपुरी, पेशे से वकील, हकीकत से एक शैतान जो खूनी चोर लुटेरों की ही पैरवी करता है और कानून की बंद आंखों में धूल झोंककर उन्हें बचाता है। अपने कानून के मुताबिक मैं इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। हे भगवान, कलयुग का धर्मराज। लाशों का मिलना रोज जारी रहा और साथ ही साथ उनके पास से कलयुग के धर्मराज का पत्र भी। सर, तलाशी में यही पत्र मिला है, पढ़ो इसे। नाम आर.एस. साहब, पिता चिदरमपुर, पेशे से जज किंतु ईमान से और कर्म से बेईमान और चोर। यह शख्स पैसे के बदले कुछ भी कर सकता था। अपनी माँ, बहन, देश व ईमान, धर्म सब कुछ बेच सकता था, यहाँ तक कि अपने आप को भी। यही कारण था कि प्रायः शैतान किस्म के लोग इसकी अदालत से बरी हो जाते थे। इसके भयंकर गुनाहों को देखते हुए मैं इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। माय गॉड, यह धर्मराज है या यमराज? शुरू में तो कई दिन तक 4 से 5, 10-10 लाशें शहर के विभिन्न इलाकों से पुलिस को मिली और वे सभी लाशें लहज के शहर के किसी न किसी संभ्रांत कहे जाने वाले व्यक्ति की ही होती थी। फिर पुलिस को लाशों के साथ साथ ऐसे बेहोश व्यक्ति भी विभिन्न स्थानों पर पड़े मिलने लगे जिनके हाथ पैर कटे होते और उनके पास से भी धर्मराज का पत्र प्राप्त होता। मौत की सज़ा इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग एक चोर हो, सुधर जाओ, वरना अगली बार मौत की सज़ा ही मिलेगी। कलयुग का धर्मराज। एक अन्य व्यक्ति। आंखें निकाल रहा हूँ ताकि फिर किसी की माँ बहन पर बुरी नज़र न डाल सको। कलयुग का धर्मराज।
एक अन्य व्यक्ति के पास इसी तरह का पत्र बरामद हुआ। हाय हाय, पैर काट रहा हूँ ताकि फिर किसी लड़की की असमत ना लूट सके। कलयुग का धर्मराज। इस तरह की वारदातें रोज होने लगी। लाशों और अंग कटे लोगों के रोज रोज मिलने से शहर की पुलिस बुरी तरह परेशान हो थी। कलयुग का धर्मराज, कलयुग का धर्मराज। अफसोस कि आप लोग अभी तक यह भी नहीं जान सके कि खूनी वास्तव में कोई पुरुष है अथवा स्त्री। आखिर कौन है यह खूनी? मैं शीघ्र से शीघ्र इसे अरेस्ट हुआ देखना चाहता हूँ। अखबार वाले अलग से शहर में हंगामा मचाए हुए थे। आज की ताज़ा खबर, शहर का कुख्यात गुंडा जाबिर कलयुग के धर्मदार द्वारा मारा गया। आज की ताज़ा खबर, कलयुग के धर्मराज ने औरतों के व्यापारियों की आंखें निकाल ली। धीरे धीरे कलयुग के धर्मराज की यह दहशत चोर, लुटेरों, बदमाशों, खूनियों, सफ़ेदपोश स्थानों व स्मगलरों के साथ साथ समाज में छिपे अन्य दुष्ट भेड़ियों में भी फैलने लगी। आज की ताज़ा खबर, शहर के बदमाश व जरायम पेशा लोग तेजी से शहर छोड़कर के भाग रहे हैं। आज की ताज़ा खबर, धर्मराज का व्यापारी वर्ग को कठोर चेतावनी। आज्ञा का पालन न करने वालों को मौत की सजा है। क्या? धर्मराज की चेतावनी, महंगी चीज़ें बेचने वालों तथा मिलावट करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। क्या? हे राम, हाय अब क्या होगा? और एक दिन, वाह वाह क्या खबर छपी है। पब्लिक हैरान तो पुलिस परेशान, लेकिन कोई अभी तक यह नहीं जान पाया कि धर्मराज शैतान है या भगवान। वाह क्या तुकबंदी जोड़ी है अखबार वालों ने भी। अबे गधे, यह तुकबंदी नहीं बल्कि हकीकत है। धर्मराज असल में क्या है यह कोई भी नहीं जान पाया। मैं भी, यानी इस दुनिया का क्या, यानी इस देश का क्या, दुनिया का माना हुआ जासूस क्रूकबांड भी नहीं। जहां धर्मराज के कार्यों से इस समय जनता में बहुत ही अमन व सुख चैन बना हुआ है, वही जरायम पैसा लोगों के लोग और उल्टा सीधा काम करने वालों को बुखार चढ़ा हुआ है। पुलिस वाले को भी कलयुग के धर्मराज को न पकड़ पाने के कारण परेशान है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर से नीचे तक पिलाई हो रही है। यानी कि आजकल इसीलिए फूफा जी अधिक परेशान है। अबे यह भी कोई पूछने की बात है? देखता नहीं आजकल उनकी मूँछों के बाल किस प्रकार ढीले हुए हैं। बांड भैया, सच पूछो तो आजकल मुझे उनकी मूँछों, चाल और जबान के साथ उनकी पेंट भी ढीली और गीली नज़र आती है। क्या कहा? वो मेरा मतलब है वो। अबे मैं करना बंद करो, जल्दी से तैयार हो जा। हमें इस समय चलकर पटाखा अंकल से मिलना है। वो क्यों बांड भैया? अबे सारी रामायण पढ़ ली और अभी भी तू पूछ रहा है कि सीता किसका बाप था? बैगन के भरते, कलयुग के धर्मराज के साथ दूसरों के साथ साथ पटाखा अंकल की भी बोलती बंद हो रही है। शायद इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है। दोनों उठकर भीतर की ओर चल पड़े। इंस्पेक्टर धमाका सिंह वास्तव में धर्मराज के कारण बहुत परेशान था। यही कारण था आजकल घर में कलह रहती थी। बांड की माँ और उसमें हर समय किसी न किसी बात पर तू मैं होती रहती थी। मैं कहता हूँ चुप हो जा, मेरी खोपड़ी और ख़राब ना करो। अजी मैं कहती हूँ आप मेरा दिमाग मत ख़राब करें, वरना मुझसे कहीं वो धर्म भाई मिल गया तो उससे कहकर मैं आपका सारा दिमाग ठीक करवा दूँगी। वे लोग अपना काम कर रहे हैं, जाओ तुम भी अपना काम फटाफट निपटा लो। क्या? कुछ देर बाद क्रूकबॉन्ड की अनोखी फटफटिया स्थानीय पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी जा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे तुम, अरे भाई जाओ जाओ, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं अंकल, कोई ख़ास बात है क्या? लगता है अब तुम भी मेरी हंसी उड़ाने पर तुले हुए हो। ओह ऐसी बात नहीं है अंकल, वैसे मैं समझ गया कि आपकी परेशानी के कारण कौन है। ज़रूर वह कलयुग का धर्मराज ही होगा। मैंने ठीक कहा ना अंकल? बिल्कुल। समझ में नहीं आता मैं उस धर्मराज को शैतान कहूँ या भगवान। एक तरफ जहाँ जनता उसकी कारगुजारी से खुश है और उसे दुआएं दे रही है, वहीं दूसरी ओर गलत किस्म के लोग उससे बुरी तरह भयभीत है और उसे कोस रहे हैं।
और इन दोनों वर्गों के बीच हम लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। बड़े बड़े लोग यानी सेठ, साहूकारों, नेता और पुलिस के अधिकारियों आदि सभी को अपनी जान खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि कलयुग के धर्मराज ने उन सबको मौत की घाट उतारने की धमकी दी हुई है। अतः वे बार बार कानून और व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, दे देकर अपने प्राण बचाने की गुहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के कर्णधार और हमारे ऑफिसर धर्मराज के न पकड़े जाने पर हमें रोज़ फटकार लगा रहे हैं। हम जैसे अभी सभी छोटे ऑफिसर परेशान हैं। ख़ास तौर पर मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इस स्थिति में क्या करूँ और क्या नहीं। मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन इतने दिनों से मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस अजीबोगरीब इंसान धर्मराज के बारे में कुछ नहीं जान पाया हूँ। बांड बेटे, कुछ भी करो, मेरी मदद अवश्य करो। यदि वह खूनी जल्दी ही नहीं पकड़ा गया तो मुझे पुलिस की नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। हैं? अर्र अर्र, यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल, मैं न सही, लेकिन वह नेक इंसान धर्मराज तो दुष्टों, पापी और भ्रष्ट लोगों को सज़ा देकर एक प्रकार से कानून यानी आपकी ही मदद कर रहा है। और देखिए, आम जनता भी उससे खुश है। यानी जो काम आज तक आपका और आपका अंधा कानून नहीं कर सका, वह कुछ ही दिनों में उस महान इंसान ने कर दिखाया है। मजाक मत करो बांड, और कुछ ऐसा उपाय करो कि धर्मराज हमारी गिरफ्त में आ जाए, तभी मेरी और मेरे जैसे पुलिसकर्मियों की जान बच सकती है। हाँ बांड भैया, अंकल को परेशानी से बचाने के लिए ऐसा कोई उपाय ही खोज निकालो। ऐसा उपाय। तभी इंस्पेक्टर साहब, मालिक, हमें बचा लीजिए। अन्नदाता माई बाप, हमें बचा लीजिए। हैं? अरे वही, यह क्या मुसीबत आ गई। हमें बचा लीजिए माई बाप, वरना हमारी जान बचा लीजिए, वरना वह कलयुगी यमराज हमारी जान ले लेगा। अरे मगर हुआ क्या? हुजूर माई बाप, हम सब चोर, उचक्के, बदमाश, स्मगलर और जराइम पेशे वाले हैं, और उस खुदा के भाई धर्मराज ने हमें पत्र लिखकर धमकी दी है कि हम सब अपनी आंखें, हाथ पैर और अपने आप फोड़कर या काटकर अपने आप को सजा दे, वरना वह हम सबको मौत की घाट उतार लेगा। क्या? कहाँ है वह पत्र? तुरंत सभी ने अपनी अपनी जेबों से धमकी भरे पत्र निकालकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह की मेज पर रख लीजिए। हमें बचा लीजिए हुजूर। कलयुग का धर्मराज वास्तव में कौन था? क्या क्रूरबांड धर्मराज को पकड़ सका? बदमाश और गुंडे लोगों को कत्ल करके क्या वह वास्तव में जनता की सेवा कर रहा था, या इसके पीछे भी उसका कोई और उद्देश्य था? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मनोज चित्रकथा की इसी सेट में पढ़ें, क्रूरबांड और मौत का फरिश्ता। गाइज, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, एक सनसनाते वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।